आइए अब बायट सेवरेट लॉ को देखते हैं कि ये कैसे डिराइव होता है। तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर की लाइंस है, और जो ये लाइन है इसका हमने स्मॉल पार्ट ले लिया डी एल। इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपिटल आई हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं आर डिस्टेंस अपार्ट। इस जो डी एल है इसके सेंटर से कैपिटल आर जो डिस्टेंस रहेगा उस पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, पी पॉइंट है। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एच डी एच आ गया ना, तो डी एल की वजह से जो स्मॉल ही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसको हमने डी एच लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डी बी लिखा है। तो हमारे पास जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो एस है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, एस। अगर हम स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं, डीएल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, स्मॉल वॉल्यूम, अगर सरफेस एरिया कितना है, एस है, तो स्मॉल वॉल्यूम होगा डीएल, एस डी एल के इक्वल। तो ये भी हम लेके चलेंगे, इसका यूज़ होगा, इसलिए पहले बता दिया गया है आपको। तो हमारे पास जो करंट फ्लो होगा पूरी वायर में, वो करंट कितना होगा, जे डी वी। ठीक है, तो अगर सरफेस एस है तो ये आ गया आपके पास, जो डी वी की वैल्यू आ गई है, आप डी वी की वैल्यू पुट करोगे तो इसको सिंपल उसमें लिख लेंगे, वेक्टर नहीं लिख रहे हैं हम, जे एस डी एल। ठीक है, और जे एस क्या है, जे एस इक्वल टू होता है चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, वो इसके बराबर आ गया आई के। तो इस टर्म की जगह जे एस की जगह मैं आई लिख सकता हूँ, क्योंकि जे इक्वल टू आई अपॉन एरिया होता है, तो ये एरिया आ गया ना एस, तो इसको लिख दिया आई डी एल। ये आ गया आपके पास। जो हमें अभी हमने वेक्टर पोजीशन इक्वेशन देखी थी, उससे हमें जो ए की वैल्यू मिली है वो मिली थी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन सोल्व करना था, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन था जे अपॉन आर डी वी। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, वोल्टेज और वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जे की जगह क्या है, जे डी वी की जगह आपके पास आ गया आई डी एल। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई, और जो ये वॉल्यूम है वो क्लोज इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, क्योंकि डी एल जो है स्मॉल लेंथ हमने एज्यूम की है। तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि जे की इसकी जगह क्या पुट किया था हमने, ये, तो जे डी बी की जगह क्या कर सकते हो, आई डी एल। ठीक है, और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया है क्लोज इंटीग्रेशन आई डी एल डिवाइड बाय आर। तो ये आई तो कांस्टेंट ही होगा थ्रू आउट द वायर, तो इसको आई को बाहर लिख सकते हो, तो ए को आप ऐसे लिख लोगे, ये किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एल डिवाइड बाय आर। तो ये आ गया आपके पास, इतना कितना यूनिट कितना आया इसका, वेबर पर मीटर। तो ये ऐसे हमने क्या किया है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है अभी। और हमें पता है कि एक और रिलेशन है मेरे पास, कि अगर मेरे को बी फाइंड आउट करना है, अब बी तो ए से निकल जाएगा, क्योंकि ए हमने फाइंड आउट कर लिया पोइसन इक्वेशन सोल्व करके, तो ये आ गया आपके पास, ये रिलेशन भी हमें पता है। तो इसको अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डेल क्रॉस, ये पूरे का क्रॉस। तो ये यहाँ पे लिख लो, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बाई आर। तो ये ऐसे इसको सोल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसको अगर ये तो अब म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ये तो इंडिपेंडेंट है इसके, क्योंकि डेल जो है स्पेस वेरिएशन है, तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई,
और इंटीग्रेशन भी इंडिपेंडेंट है तो इंटीग्रेशन को भी ऐसे लिख लोगे डेल क्रॉस, अब ये डिपेंडेंट आ गए दोनों, डी एल अपॉन आर, ठीक है। और डी एल जो को आप क्या रखो, वेक्टर रखो डी एल को, ठीक है। तो ये पूरा वेक्टर लेके चलना है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट इसके आएगा तो कोई ना कोई वेक्टर तो होना चाहिए ना, तो ये वेक्टर ही रहेगा, तभी तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, वरना क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा ना। तो अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो वेक्टर में यूज़ होती है, एफ जी। जी जो है एक वेक्टर है, एफ जो है स्केलर है। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी कहती है कि अगर आप कर लोगे किसी इसका एफ जी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ स्केलर है, जी वेक्टर है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डेल क्रॉस जी प्लस डेल एफ क्रॉस जी। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करें, जो जी है, जी वेक्टर है, तो अगर आप जी की जगह ज्यूम कर लें, जी वेक्टर है, ये ज्यूम किया कि जी डी एल के इक्वल है, और जो एफ है वो 1/r के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू लिख लें, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इस टर्म की, डेल क्रॉस डी एल बाय आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा एफ की जगह क्या, 1/r डेल क्रॉस डी एल प्लस डेल एफ की जगह क्या है, 1/r क्रॉस डी एल, ये आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है। तो यही है जो इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो आपके पास जो b आएगा, b को हम लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये इक्वेशन लिख ली है हमने, अब क्लोज इंटीग्रेशन आ गया, तो ये इक्वेशन ही आ जाएगी यहाँ पे, इसमें ब्रैकेट में लिख लो 1/r डेल क्रॉस डी एल प्लस डेल 1/r, ठीक है। डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल है, स्केलर है ना r, 1/r। तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें क्या है कि अगर आप कर्ल लेते हो किसका, dl का, लेंथ जो स्मॉल लेंथ ली है उसका कर्ल लेते हो, तो कर्ल आपको बताता है मैक्सिमम सर्कुलेशन, तो ये तो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। अगर आप लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, उसका कर्ल ले रहे हो तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो आप लोगों को पता है कि जो फील्ड होती है उसकी वजह से ही हमारे पास जो कर्ल आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अब क्या क्या मेज़र करना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो 0 हो गया, अब ये वाला पार्ट आपने मेज़र करना है, तो इसको लिख लो, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने डेल 1/r इंटू डी एल, ये आ गया आपके पास। तो आपको अब ये डेल 1/r फाइंड आउट करना है, ये वाला पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो 1/r क्या है, ये पैरामीटर्स हमें देख के, जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे डी एल के, वो अगर हम लिखें, डी एल के कोऑर्डिनेट लिख लो, ये कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं x y z, और जो यहाँ पे ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो x1 y1 z1, तो r फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से।
ठीक है, आर को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। अगर कोऑर्डिनेट्स तो आर की जो वैल्यू रहेगी 1/r की वैल्यू ही लिख, आर की वैल्यू रहेगी, आर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं x1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस z1 माइनस जेड होल स्क्वेयर। तो 1/r फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 1/r कितना आ जाएगा, इट सिंप्लाइज दैट 1/r आपके पास आ गया x1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 माइनस वाई स्क्वेयर z1 माइनस जेड स्क्वेयर। इनका जो पावर रहेगा, क्योंकि 1/r फाइंड आउट करना है, तो ये रहेगा -1/2। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, डेल 1/r। तो इसको अगर फाइंड आउट करते हो तो आप इसको लिख सकते हो कि डेल की वैल्यू क्या है, ये डेल की कर्ल पर कर्ल एक्स, तो इसमें क्या रहेगा 1/r ए वाई कर्ल अपॉन कर्ल वाई 1/r ए जेड कर्ल बाय कर्ल जेड 1/r। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो हमें ये मिलता है ए एक्स x1 माइनस एक्स ए वाई, ये वेक्टर है, y1 माइनस वाई प्लस ए जेड z1 माइनस जेड, और डिवाइड बाय आएगा आपके पास ये वाली टर्म x1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस वाई स्क्वायर z1 माइनस जेड स्क्वायर। इनकी पावर आएगी 3/2, स्क्वायर हो जाएगा ना नीचे। ठीक है, तो +1 हो गया था ना नीचे, ठीक है, तो 3/2 आ गया आपके पास। तो ये वाली टर्म्स इसको लिख लोगे आप, तो ये जो डेल आ जाएगा डेल 1/r किसके इक्वल आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाली टर्म है सोल्व करोगे आप, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे r³ आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा r वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर है ना ऊपर, एक ax ay az है साथ में, और नीचे क्या आ गया r³। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये माइनस भी रहेगा साथ में, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस तो आएगा ही, तो ये रहेगा -ar यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ r 1/r²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये आ गया हमारे पास। ar जो है यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको, वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई है, तो इससे आप क्या निकाल लो, b निकाल लो। तो b जो आएगा हमारे पास वो आ गया μ0I डिवाइड बाय 4π। ये वैल्यू पुट करके इसमें सोल्व कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज जो इंटीग्रेशन रहेगा dl, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे किसके साथ, ar वेक्टर के साथ, और साथ में आ गया आपके पास r² नीचे। अब ये तो आ गया हमारे पास, जो फार्मूला आ गया है वो कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए आ गया है। अगर मेरे को स्मॉल फाइंड आउट करनी है, तो स्मॉल फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन होता है b = इंटीग्रेशन ऑफ db। तो db कैसे फाइंड आउट होगा, इट सिंप्लाइज दैट जो db रहेगा वो आ गया आपके पास μ0I डिवाइड बाय 4π। तो आपके पास से ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट का फाइंड आउट करना है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास dl क्रॉस ar डिवाइड बाय
आर स्क्वायर। तो ये जो है ये ही हमारे पास क्या है, बायट-सैवरट लॉ है, और ये हमने ड्राइव किया है। जो प्रोसेस था हमने देखा है वो प्रोसेस ए से लेके आए हैं हम, क्योंकि ए आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी वेक्टर पॉइसन इक्वेशन सोल्व करके। तो ए आ गया, ए और जो बी है उसमें रिलेशन है बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, उससे हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से आप एच भी लिख सकते हो, अगर आप एच लिखना चाहें तो इसके लिए जो ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आप बी भी लिख सकते हो, जो बुक्स हैं डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नोटेशन यूज़ करते हैं, डिफरेंट डेरिवेशन यूज़ करते हैं। जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो ऐसे ही है जो स्टार्टिंग में ड्राइव हुआ था। वैसे तो आप कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली एच भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो डेरिवेशन है वो ऐसे ही चली है। पहले बी फाइंड आउट हुआ देन एच, बी और एच में रिलेशन बनता है ना हमारे पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो यहाँ से एच तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, अगर एच निकल गया तो बी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या कहता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी एच, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हो अगर आप डेफिनेशन चेंज करनी है, अगर ऊपर वाले को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। इस टर्म की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी एच प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट बाय द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट आई डी एल इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड साइन ऑफ एंगल थीटा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट साइन ऑफ एंगल थीटा देता है बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द एलिमेंट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास। देखें तो ये देखो, ये थीटा एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है वो, तो इस एंगल की बात ही यहाँ पे की गई है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइन एंगल देता है। तो इसको अगर आपने ऐसे लिखना है तो डी एल क्रॉस आर है, तो उसको हम डी एल आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा एंगल है बिटवीन जो डी एल और आर डिस्टेंस के बीच में जो एंगल रहेगा, जो लाइन जॉइनिंग रहेगी उसके बीच में। तो ये बायट-सैवरट लॉ है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास कई ऐसे सर्किट्स रहेंगे जिसमें जो करंट है, करंट के लिए क्लोज लूप नहीं बन रही है, और ये भी कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर क्लोज पाथ बन रहा है, क्लोज पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि एम्पीरियन सरफेस नहीं बन रहा है, एम्पीरियन सरफेस जैसे गॉसियन सरफेस होता है, एम्पीरियन सरफेस भी होता है। एम्पीरियन सरफेस वो है जहाँ पे आपके पास क्लोज लूप बनेगा करंट का और उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा अगर सिनेरियो नहीं आ रहा है तो वहाँ पे बायट-सैवरट लॉ यूज़ करते हैं, वरना तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वेरी इजी है, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं।